हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें हम लोग देखेंगे कि कंटेंट को किस तरह से तैयार करना चाहिए। दूसरा चीज़ है पीवाईक्यू। कुछ लोगों ने पूछा था पीवाईक्यू का कितना रोल है, तो पीवाईक्यू पे भी हम लोग बात करेंगे। बाकी टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है लोगों को लिखने में, तो उस पर भी हम लोग देख लेंगे। और 2 आंसर मैंने जो लिखे हुए हैं मैं उसको भी आप लोगों को दिखाऊँगा कि किस तरह से मैंने मैनेजमेंट किया है उसमें टाइम, और अटेम्प्ट किस तरह से करना चाहिए कि डायमेंशन भी सारे कवर हो जाएँ और टाइम भी बच जाए। बाकी हैंड राइटिंग का मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अगर हैंड राइटिंग मेरा कुछ लोग पूछे थे कमेंट करके कि हैंड राइटिंग अगर बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उससे क्या दिक्कत होगी। देखिए, हैंड राइटिंग का बहुत बड़ा इशू तो नहीं है, और अगर पढ़ने लायक है तो फिर आराम से चल जाएगा काम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सुंदर राइटिंग है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि वो आपके पॉजिटिव चीज़ है और इम्पेक्ट भी डालेगी एग्जामिनर पे जो भी कॉपी चेक करेगा आप लोगों की। तो अगर अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी बहुत ज़्यादा अगर ख़राब है तो फिर आप उसको ऐसा लिखिए कि पढ़ने में आए चीज़ें, ठीक है। ऐसा ना हो कि पढ़ने में चीज़ें नहीं आ रही। थोड़ा क्लियर रखिएगा, स्पेस को सही से यूज करिएगा, जिससे कि चीज़ें जो है स्पष्ट दिखें, ठीक है। बाकी कंटेंट को मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को, फिर हम लोग देखेंगे आंसर किस तरह से लिखना चाहिए। कंटेंट के लिए आपने बहुत सारे वीडियो देखे भी होंगे पहले भी, और कंटेंट के लिए वही चीज़ है कि सिलेबस के जितने भी कीवर्ड हैं उस पर आपके शॉर्ट नोट्स होनी चाहिए, ठीक है। जितने भी कीवर्ड है उसका थ्री जितना भी 360 डायमेंशन उसका कवर होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई गरीबी टॉपिक दिया हुआ है कीवर्ड, तो गरीबी के कारण क्या है, उसका प्रयास क्या है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव चला रही है उस पर, और वर्तमान की स्थिति क्या है, तो इस तरह से आप नोट्स वगैरह बना लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गई कंटेंट की। दूसरा बचता है पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू का तो देखिए हर जगह रोल है। आप प्रीलिम में भी देखे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं रिपीट होते हैं, तो यहाँ पे भी रिपीट होंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ अलग ऐसा नहीं होने वाला है। करंट के जो क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कुछ नई स्कीम जो भी आएंगी तो वो तो अलग ही चीज़ है, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक जो हैं आप लोगों को पिछले ईयर से देखने को मिलेंगे। बाकी इथिक्स का पेपर जो रहता है लगभग रिपीटेड रहता है। अगर आप 2018 से लेके अब तक सारे क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे। बाकी यूपीएससी के जो क्वेश्चन है इथिक्स में, अगर वहाँ आप लोग कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपको रिपीट डायरेक्टली देखने को मिलते हैं। इसके बाद बचता है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, मैं आपको अभी अपने आंसर दिखाता हूँ आप लोगों को कि किस तरह से मैंने उसको लिखा है। और मैंने टाइम पे ही लिखा है, ठीक है। ज़्यादा और राइटिंग भी नहीं ख़राब हुई है, और प्रेजेंटेशन भी सही रहा है। तो इस तरह से अगर आप लोग लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है टाइम मैनेजमेंट आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 2 आंसर देखेंगे इसमें, और एक है 8 मार्क्स वाला, दूसरा है 12 मार्क्स वाला, ठीक है। किस तरह से फॉर्मेट करना चाहिए पूरे क्वेश्चन को, जिससे कि सारे डायमेंशन भी कवर हो जाएं और टाइम मैनेजमेंट भी आसानी से हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ था कि बंजर भूमि से आर्थिक और पारिस्थितिकी संतुलन दोनों को खतरा है। उक्त कथन के संदर्भ में बताइए भारत में बंजर भूमि सुधार है तो क्या कदम उठाए गए। तो क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे तो 2 चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। पहला यहाँ पे दिया हुआ है आर्थिक और पारिस्थितिकी संतुलन दोनों को खतरा है, तो पहला चीज़ तो यही बताना है कि किस तरह से खतरा है, ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत द्वारा जो भी कदम उठाए गए हैं वो बताने हैं यहाँ पे। तो 2 डायमेंशन यहाँ पे दिए हुए थे, दोनों को लिखना था, ठीक है। तो इंट्रो में है कि दो चीज़ें अगर आप लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। इंट्रो लिखने के 2 तरीके, 2 या 3 तरीके होते हैं। एक तो ये है कि कोई भी क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसका बैकग्राउंड लिख दीजिए। जैसे अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो हिस्ट्री में अगर कोई चीज़ पूछी जा रही है तो आप वहाँ पे बैकग्राउंड उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है अगर आपको इकनॉमी का लिख रहे हैं तो उसमें डाटा वगैरह डालिए, ठीक। डाटा रिपोर्ट्स अगर आप डाल रहे हैं तो बहुत अच्छा माना जाएगा। तीसरा होता है कि अगर आपको डाटा भी नहीं पता है, रिपोर्ट भी नहीं पता है, तो आप क्या करिए, जो क्वेश्चन का मेन कीवर्ड है उसको निकालिए और मेन कीवर्ड की डेफिनेशन लिख दीजिए, ठीक है। डेफिनेशन के साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, उसका एक एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर आप लोग ऐड कर रहे हैं उस डेफिनेशन के साथ, तो फिर वो क्वेश्चन जो इंट्रो है बहुत बेहतरीन माना जाता है, और वो जितना आप डाटा के डाल रहे हैं ना उस इंट्रो के बराबर ही वो काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था कि भारत में लगभग 30% भूमि निम्नीकृत है, और इसरो एटलस 2021 की रिपोर्ट थी उसके अनुसार ये डेटा जो है यहाँ पे मैंने डाल दिया है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि पर जो आर्थिक और पारिस्थितिकी संतुलन दोनों को खतरा है, तो मैंने यहाँ पे खतरा किस तरह से होना चाहिए वो चीज़ यहाँ पे बताई है। तो यहाँ पे हेडिंग डाली बंजर भूमि से प्रभाव और आर्थिक खतरा और पारिस्थितिकी खतरा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4-4 पॉइंट जो है वो दोनों में लिख दिए हैं, क्योंकि देखिए पेज यहाँ पे आपको 2 ही मिलेंगे। अगर 8 मार्क्स वाला जो कोई क्वेश्चन है इसमें आपको 2 ही पेज मिलेंगे,
सारे डायमेंशन कवर करने हैं आप लोगों को। तो चीज़ें यही है कि आप लोग कीवर्ड्स में लिखिए आंसर और सारे डायमेंशन भी कवर हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4 आर्थिक खतरे बता दिए और 4 यहाँ पे पारिस्थितिकी खतरे बता दिए, ठीक है। दूसरा जो पार्ट था, दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है कि बंजर भूमि में सुधार हेतु सरकार के प्रयास। तो यहाँ पे जो प्रयास है मैंने क्या किया है, सरकारी प्रयास लिख दिए 4 ऊपर और उसके अन्य प्रयास भी लिख दिए। तो पहला प्रयास क्या लिखा है, जैसे बांध चैलेंज है उसमें क्या बताया गया है कि 2030 तक बंजर भूमि का पुनरुद्धार करना है, ठीक है। दूसरा क्या है, पेरिस समझौता है, जलवायु परिवर्तन से निपटना भी है। तीसरा लिखा है जलवायु परिवर्तन में जो कार्य योजना आई थी, राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन पर, क्योंकि इस चीज़ से क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारण भी जो है भूमि निम्नीकृत हो रही है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो भूमि पे ऑटोमेटिक प्रभाव पड़ेगा ही, ठीक है। ऊपर की परत जो है वो ख़राब हो जाएगी और ज़मीन जो है बंजर हो जाएगी। एक UNCCD का जो भी कन्वेंशन हुआ था वो भी, ठीक, मरुस्थलीकरण को लेके, तो वो एक प्रयास है बंजर भूमि को रोकने के लिए। अन्य प्रयास में मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि वन रोपण होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वन रोपण होना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जब पेड़ होंगे तो फिर बंजर भूमि होने से बच जाएगी। यहाँ पे राजस्थान का मॉडल मैंने यहाँ पे दे दिया है कि वहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जो बंजर ज़मीन है रेगिस्तान में, वहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, ठीक है। उनकी कलम लगाई जा रही है पेड़ों की और उस पर फिर सिंचाई वगैरह की जा रही है, ठीक है। तो वहाँ पे भी बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का कार्य किया जा रहा है। वन अग्नि जो होती है, जो मानव द्वारा जो लगाई जाती है, उस पर भी रोकना चाहिए। दूसरा क्या है, कृषि पद्धति में परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है। जैसे क्या है, पारंपरिक कृषि जो है, जैसे उसमें हम लोग कीटनाशक या रसायन वगैरह बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, तो वो कम करना चाहिए और उसको जैविक कृषि की तरह एक काम करना चाहिए। तो कृषि पद्धतियों में परिवर्तन कर देना चाहिए, ठीक। जल निकाय जितने भी हैं उनका संरक्षण होना चाहिए। मैंने यहाँ पे उदाहरण भी यूज कर दिया कि आर्द्र भूमियों का संरक्षण होना चाहिए, ठीक। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे सारे डायमेंशन कवर हो गए, क्योंकि वहाँ पे लिखा था कदम क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने सरकारी कदम भी बता दिए और अन्य प्रयास भी यहाँ पे समझा दिए। तो यहाँ पे सारे डायमेंशन देख लीजिए आप लोग, सारे कवर हो गए हैं और 125 वर्ड में भी पूरा क्वेश्चन जो है लिख गया है। और फ्लो डायग्राम अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं ना तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे आप लोगों का टाइम भी बचेगा। क्योंकि अगर आप पैराग्राफ में लिखते हैं ना तो फिर ये 4, जैसे मैंने यहाँ ऊपर सरकारी प्रयास 4 बता दिए, आप 4 ही प्रयास अगर पैराग्राफ में लिखते तो पूरा पेज ये फिल हो जाता, ठीक है। तो वहाँ पे जो अन्य प्रयास है वो आप लोग नहीं बता पाते। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो निष्कर्ष लिखा हुआ है उसमें मैंने बता दिया कि जो बंजर भूमि है उसका जिप्सम उपचार करना चाहिए, ठीक है। और हरित घास मैदान भी डेवलप किए जाने चाहिए जिससे कि उसको और संधारणीय या समावेशी बनाया जा सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है वो है, भारत में कृषि संकट एक अप्रभावी नीति है और बाजार से लिंकेज की कमी के कारण है। टिप्पणी कीजिए, ठीक है। 200 शब्द में इसको लिखना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि डायमेंशन किस तरह से इसको ब्रेक करना चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ है कृषि संकट एक अप्रभावी नीति के कारण है, ठीक है। तो अप्रभावी नीति के कारण किस तरह से है, पहला तो ये डायमेंशन हो गया। दूसरा लिखा है बाजार से लिंकेज में कमी के कारण है, ठीक है। लिंकेज भी में दिक्कत है, दूसरा ये वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और देख सकते हैं कि जब कहीं कमी या कारण या बाधाएं ऐसे कुछ दिया हो तो वहाँ पे प्रयास भी लिखना जरूरी रहता है, ठीक है। तो तीसरा जो डायमेंशन है वो हम लोग अपनी तरह से ऐड करेंगे कि वहाँ पे प्रयास भी लिखने चाहिए, ठीक है। ये ऑटोमेटिक आप लिखना ही है, ठीक है। जहाँ पे बाधाएं, कारण, चिंताएं इस तरह से कुछ क्वेश्चन में अगर आता है तो वहाँ पे प्रयास लिखने ही लिखने हैं आप लोगों को, ठीक है। वहाँ पे सरकारी प्रयास लिख दीजिए या फिर आगे की राह बताते हुए वहाँ पे लिख देना आप लोगों को। तो इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है, जो मेन कीवर्ड है वो है कृषि संकट, ठीक है। तो कृषि संकट से संबंधित कोई जो डेटा वगैरह है आप लोगों को याद है वो डाल दीजिए। अगर नहीं पता है डेटा तो उसकी डेफिनेशन डाल दीजिए। और जैसा कि मैंने अभी बताया था कि एक एग्जांपल भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डेटा जो यूज किया हुआ है वो सबको पता है कि भारत में जो लगभग 46% जो है श्रम बल है वो कृषि पे डिपेंड है और GDP में मात्र 18% इसका योगदान रखते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, कृषि संकट का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 46% श्रम बल कृषि पे है और GDP में मात्र 18% है, ठीक है। तो कृषि संकट ही एक टाइप का, तो ये यहाँ पे मैंने इसका डाटा यूज कर दिया, ठीक है। इसके बाद मेन बॉडी में जो डायमेंशन दिए हुए हैं, 2 डायमेंशन हैं। एक है कि कृषि संकट का अप्रभावी नीति के कारण जो कृषि संकट है, दूसरा क्या है, बाजार से लिंकेज की कमी के कारण
कृषि संकट है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बताया है कि भारत में जो कृषि संकट है अप्रभावी नीति के कारण। ठीक है, तो अप्रभावी नीति के कारण कैसे कृषि संकट हो रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो कीवर्ड लिखा हुआ है सरकारी नीतियों का कुप्रबंधन। ठीक है, कि सरकारी नीतियाँ जो चलाई जा रही हैं उसमें उनका मैनेजमेंट ठीक नहीं है, जिसकी वजह से कृषि संकट हो रहा है। जैसे किसानों को जो आर्थिक जो दी जा रही सहायता जो दी जा रही है आर्थिक सहायता, उसमें क्या है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको आपात्र हैं, उनको उसका लाभ मिल जा रहा है, तो उससे क्या है कि जो लक्षित किसान हैं उनको लाभ ही नहीं मिलेगा, तो कृषि संकट obvious सी बात होगा। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी ऐड कर दिया है कि पीएम किसान निधि में 50 करोड़ जो अपात्र लोगों को फ़ायदा हुआ था। ठीक, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ये डेटा आया था कि जो पीएम किसान के तहत जो योजना चलाई जा रही थी उसमें करीब 50 करोड़ के करीब ऐसे किसान थे जो कि उनको अपात्र थे, उनको मिलना नहीं चाहिए था लाभ, लेकिन वो उन्होंने लाभ उठा लिया। अगला यहाँ पे कीवर्ड दिया हुआ है कि सरकारी नीतियों के बारे में जागरूकता। ठीक है, तो जागरूकता ही नहीं है कुछ, जैसे पॉलिसी कोई गवर्नमेंट अगर चला रही है तो उसकी जागरूकता नहीं किसानों में, तो उससे उनको भी लाभ नहीं हो पाता किसानों को। तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ है सरकारी नीतियाँ अधिकांश राजनीति से प्रेरित होती हैं, इससे भी कृषि संकट होता है। कैसे होता है, देखिए इस ऋण माफ़ी की जाती है या फिर सब्सिडी दी जाती है, तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा राजकोषीय घाटा बढ़ जाता है गवर्नमेंट का, और वही राजकोषीय घाटा अगर गवर्नमेंट किसानों के वैज्ञानिक जो प्रशिक्षण है उस पर अगर खर्च करें तो उससे क्या होगा, कृषि का उत्पादन और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। ठीक, तो ये भी पॉइंट इसको ऐड किया जा सकता है। अगला पॉइंट है किसानों तक पहुंच जो है बाधित है। तो क्या आप लोग देखते भी हैं कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट की जो नीति आती है, ठीक है, वो ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाती है, वहाँ तक जो पॉलिसी उसकी पहुँच ही नहीं रहती है। तो लोग क्या करते हैं कि जो पारंपरिक कृषि है उसी पे डिपेंड रहते हैं, वही रसायन या फिर कीटनाशक वगैरह डाल डाल के उसको कृषि में संकट हो जाता है और उत्पादन भी कम हो जाता है। बल्कि ऐसी बहुत सारी पॉलिसी हैं गवर्नमेंट की जो कि जैसे कि जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उसकी क्या है पहुँच ही बाधित है वहाँ तक जनजातीय क्षेत्रों में। ठीक है, तो इससे भी कृषि संकट होता है। अगला यहाँ पे पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है कि कुछ फसलों को बढ़ावा दिया जाता है, जैसे कि एमएसपी द्वारा क्या हुआ कि जो खाद्यान्न फसलें हैं उनको बढ़ावा दिया जाता है और वो ज़्यादा उगाई जाती हैं, बाकी जो फसलें हैं उस पर सब्सिडी वो एमएसपी ना देके उनको हतोत्साहित कर दिया जाता है, जिससे क्या है फसल विविधता में कमी हो जाती है। ठीक है, और एकल जो फसली जो पद्धति है वो बढ़ जाती है, और उससे क्या है कि मृदा उर्वरता भी ह्रास होती है। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट लिखे हुए हैं और हर एक पॉइंट में 2-2 पॉइंट बढ़ा दिए हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट आप लिख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने भी छोड़े हैं, उसको स्किप कर दिए हैं। यहाँ पे वो लिखे जा सकते थे, लेकिन वही चीज़ है कि 200 वर्ड में ही लिखना है पूरा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होंगे जो आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि यहाँ पे कौन से पॉइंट जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको लिखा जाए और बाकी जो जनरल पॉइंट है उसको छोड़ दिया जाए। ठीक है, अगला जो डायमेंशन था क्वेश्चन में वो था कि कृषि संकट में जो बाजार लिंकेज है उसकी क्या भूमिका है, क्योंकि बाजार लिंकेज ही ख़राब है तो उससे भी कृषि संकट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आधारभूत ढांचा जो है वो कमज़ोर है, जैसे सड़क परिवहन, मंडियाँ जो हैं वो दूर हैं, मंडियाँ पास होनी चाहिए। ठीक, भंडार गृहों के पास होनी चाहिए, तो मंडियाँ ही दूर हैं, तो उससे क्या होता है किसानों की लागत अधिक हो जाती है, तो वहाँ पे किसान जो है निवेश कम कर पाते हैं कृषि में, तो उससे भी कृषि संकट होता है। दूसरा जो पॉइंट है बाजार उपलब्ध नहीं है, तो उससे क्या है विपणन समस्या होती है, जो किसानों को उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता उससे। अगला पॉइंट है कि बिचौलिए की मध्यस्थता होती है। ठीक है, बिचौलिए बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो अनाज जो किसान होता है वो क्या डायरेक्ट जो है मंडी में बेच ही नहीं पाता है, वो क्या करता है मध्यस्थों को बेचता है, और उससे क्या होता है उनको कम मूल्य मिलता है अपने उपज का। ठीक है, प्रत्यक्ष विपणन जो है वो अधिक नहीं होता है, तो उससे भी लिंकेज ही दिक्कत है ये भी। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है लीकेज और भ्रष्टाचार। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो उपभोक्ता होता है, जैसे कि 10 रुपये उसने अपनी जो भी प्रोडक्ट ख़रीदा है उसने 10 रुपये चुकाए, और किसान का जो जो उपज थी उसको 10 रुपये पूरे मिलने चाहिए, तो उसमें क्या होता है अंतर बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, इतना ज़्यादा लीकेज होता है कि उसको अपने जो उपज का है वो सही मूल्य ही नहीं मिल पाता है। अगर वो 10 रुपये का बेच रहा है या फिर 10 रुपये भुगतान अगर कर रहा है जो भी उपभोक्ता है, तो उसको करीब 5 रुपये मिल रहे हैं या फिर 7 रुपये मिल रहे हैं, 3 रुपये जो हैं वो लीकेज हो जा रहे हैं या फिर बिचौलिया खा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह की भी समस्याएं हैं बाजार लिंकेज में। ठीक है, इसके बाद जब यहाँ पे जब ये 2 डायमेंशन कवर हो जाते हैं तो फिर अगला पॉइंट रहता है प्रयास।
क्योंकि प्रयास यहाँ पे लिखने ज़रूरी हैं, क्योंकि जब बाधाएं हैं तो उसका प्रयास भी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने प्रयास लिखा हो कि पहला तो इनाम, ठीक है, जो भ्रष्टाचार या फिर लीकेज हो रही है उसको इनाम के द्वारा कम किया जा रहा है। दूसरा क्या है, औद्योगिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं जो कि कृषि संकट से उबारने में मदद करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो पीएम किसान योजना जो आई है उससे आर्थिक सहायता भी दी जा रही है किसानों को। पीएम जो मेगा फूड पार्क हैं वो बनाए जा रहे हैं, ठीक। एपीएलएम एक्ट आया था, उसमें क्या है कि कृषि के साथ पशुपालन को भी जोड़ना चाहिए, तो इससे क्या है कृषि संकट जो है वो कमी की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रयास लिख दिए। इसके बाद यहाँ पे छोटा सा इंट्रो देना रहता है, तो इंट्रो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से सारे डायमेंशन जो है मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। तो अगर आप लोग इस तरह से करते हैं तो फिर टाइम जो है वो भी कम पड़ेगा, ठीक है, आराम से मैनेजमेंट होगा टाइम, और सारे जो डायमेंशन है वो भी आराम से कवर हो जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड यूज़ करिए, क्योंकि कीवर्ड आप लोग यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी और कम टाइम में भी कवर होंगी, ठीक है। आराम से आप लोग पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था जो कि आरटीआई को लेके था, तो वहाँ पे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए और क्या कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, और किस तरह से आप लोग और ज़्यादा प्रेजेंटेशन सही कर सकते हैं। तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, उससे आप लोग को काफ़ी बेनिफिट होगा। बाकी आप लोग लिखते रहिए लगातार, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतने ज़्यादा चीज़ें सही हो जाएंगी, और लिखने पे ही आप लोगों को अपनी गलतियाँ पता चलेगी। क्योंकि मैं भी लिख रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मुझे भी पता चल रही हैं कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें अपडेट करनी है मुझे उसमें, और डायग्राम वगैरह फ्लो डायमेंशन कुछ छूट जा रहे हैं तो वो सारी चीज़ें भी कवर होंगी, ठीक है। तो लिखते रहिए आप लोग। बाकी अगर आप लोगों के डाउट्स रहते हैं तो फिर कमेंट करिए और उसका रिप्लाई किया जाएगा। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।